जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज हम 17 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और साथियों, आप सभी को जो आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं या फिर बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, तो हर एग्जाम, वनडे एग्जाम, स्टेट सर्विस, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपीएससी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हर एक राज्य का करंट अफेयर आपको यहां पे कवर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी एनआईए के महानिदेशक चेंज हो गए हैं। तो एनआईए के महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपको सत्यजीत कपूर के बारे में बताया था। तो सत्यजीत कपूर आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन जो यहां पे बॉर्डर पुलिस है, उसके महानिदेशक बनाए हैं। जो अमित खरे हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं, उनके सेक्रेटरी हैं। और रविंद्र कुमार अग्रवाल, ये यहां पे क्या बने हैं? ये बने हैं दोस्तों एफसीआई के सीएमडी बने हैं। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बनाए गए हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देखिए पहले चेहरा इनका, ये है राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और राकेश अग्रवाल को एनआईए का महानिदेशक यहां पे अपॉइंट किया गया है और 31 अगस्त 2028 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। देखिए अग्रवाल जो है, इसके पहले एनआईए के विशेष महानिदेशक और एडिशनल महानिदेशक, इसके अलावा सीबीआई में संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, हम बात करेंगे एनआईए के बारे में। तो एनआईए जो है 2008 में स्थापित हुआ। आपको याद होगा मुंबई हमला, जो 26/11 का हमला किया गया था। और आज भी जब भी याद किया जाता है तो वो दिल दहलाने दे वाली जो घटना थी, जब भी याद किया जाता है तो दिल दहलाने वाली जो घटना थी आज भी मन को झकझोर देती है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, एक एक्ट पारित किया गया था 2008 में और इसी आधार पर यहां पे एनआईए की स्थापना हुई थी। और आपको अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन फंक्शन होता है, ये आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की जांच करता है। सीमा पार से जो स्पॉन्सर्ड आतंकी गतिविधि है उसकी यहां पे पड़ताल करता है। अब मैं आपको अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में बता रहा हूं, मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं तो आप ध्यान में रखेंगे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डीजी हैं प्रवीण कुमार। संजय सिंघल बने हैं सशस्त्र सीमा बल की डीजी। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के डीजी बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की डीजी प्रवीर रंजन है। बी श्रीनिवास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की डीजी बने हैं। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के डायरेक्टर आलोक शर्मा है। और सत्यजीत सिंह कपूर, ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के डीजी यहां पर बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की डीजी 26वें शिवमणि परमेश है। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, एनडीए में एक्ट लाया गया था 2005 में। तो किसी भी प्रकार का जब डिजास्टर आता है तो उस समय एनडीआरएफ एक्शन में होती है। उसके डीजी हैं पीयूष आनंद। और राष्ट्रीय कैडेट कोर के डीजी हैं वीरेंद्र वत्स। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में किसे चुना है? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे चुना है मिशेल स्टार्क को। देखिए मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, फास्ट बॉलर हैं। तो हाल ही में इनकी जो वाइफ है उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को दिसंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे चुना है। और अभी ऐसे श्रृंखला हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है ऐसे श्रृंखला में, और वो पूरी सीरीज जीत ली है। हर 2 साल में ऐसे सीरीज होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो बेहतरीन गेंदबाजी भी करी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे और पहली बार ये पुरस्कार मिशेल स्टार्क को दिया गया। महिला कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? तो आप यहां पे देखिए लॉरा वॉलवर्ड्स हैं, साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवर्ड्स। तो आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने T20 और एक दिवसीय मुकाबलों में महत्वपूर्ण जीत हासिल करी और इसके लिए इनको अवार्ड यहां पे दिया गया है। तो वॉलवर्ड्स का ये क्या है? दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है।
इसके पहले इन्होंने अक्टूबर 2025 में ये पुरस्कार इनको ये मिल चुका है, ये जीत चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। करण फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा डेवलप की गई है? करण फ्राइज गाय हैज बीन डेवलप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में है, वहां पे करण फ्राइज गाय जो है डेवलप करी गई है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं भारत ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो कि करनाल में है वहां पर डेवलप किया है आर्टिफिशियल गाय। इसका नाम है करण फ्राइज नस्ल, इसको अभी रजिस्टर किया है। तो ये नई प्रकार की यहां पर ब्रीड देखने को मिल रही है और आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक दिन में 45 लीटर तक का ये दूध दे सकती है। तो इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसे होल्स्टीन फ्राइजियन और थार पार्कर गायों के संस्करण के द्वारा बनाया गया है। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन की गई है और उससे ये तैयार करी गई है। तो ये जो नस्ल है जब लैक्टेशन पीरियड में होती है तो लगभग 3550 किलोग्राम दूध देती है। ठीक है, और यानी पर डे 11 से 19 किलोग्राम और मैक्सिमम ये 46.5 किलोग्राम प्रतिदिन ये इसका उत्पादन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है, भारत का एक इंपॉर्टेंट डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और इसका मेन काम होता है डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोसेसिंग को बढ़ाना, मैनेजमेंट को बढ़ाना, रिसर्च को बढ़ाना और मानव संसाधन विकास यानी कि यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करना और टेक्निकल सहायता प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? विजय स्तंभ कहां पर है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट फिनटेक डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे कर्नाटका बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक बैंक बी इसका राइट आंसर है। तो कर्नाटक बैंक्स ने इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड यहां पे जीता है और बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई का अवार्ड यहां पे जीता है। ठीक है, तो ये बैंक जो है होता है इसको बेस्ट टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है और इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, समावेशन और सेलिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है कर्नाटका बैंक को। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो 1946 में स्थापित हुआ। बहुत सारे बैंकों का समूह है इंडियन बैंक एसोसिएशन और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। सदस्य देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे इस उद्देश्य से काम करता है और एसबीआई की चेयरमैन है श्रीनिवासलू सेट्टी, वो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन भी हैं। देखिए हम बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड के जो दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड दिया गया इजराइल का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और अभी यहां पर इनको खैरात में शांति पुरस्कार भी मारिया मचाडो ने गिफ्ट कर दिया है। इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी लास्लो क्रास्नोहोरकोई जो कि हंगरी के हैं, इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला देश से बिलोंग करती है, वेनेजुएला से हैं ये, और इनको अवार्ड मिला नोबेल शांति पुरस्कार। कृषि मीडिया पुरस्कार मिला है आमशी प्रसन्न कुमार को। मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड दिया गया है। यूनुस अहमद एक एंटरप्रेन्योर है बांग्लादेश के, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यहां पे मिला है। ठीक है, भारत के सॉरी। और मोहनलाल को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई है और इसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला जो कि यूके के द्वारा दिया जाता है और पेन ट्रांसलेटर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और गीतांजलि श्री को अवार्ड दिया गया है जो कि भारत से है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज करी गई है? तो मगरमच्छ की संख्या 84 हो गई है। सिमलीपाल हाल ही में 107 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ये जुड़ गया है। तो उड़ीसा के सिमलीपाल में राष्ट्रीय उद्यान में 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच में अभी नए सर्वेक्षण हुए
और इसमें मगरमच्छ की संख्या पहले 81 थी, अब 84 हो गई है। ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक भीतरकनिका है और एक सिमिलीपाल है। तो देव नदी पर 60 मगरमच्छ यहां पे पाए गए हैं, यहां पे ओडिशा में। तो सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा के कहां पर है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। 2025 में नेशनल पार्क घोषित हुआ और भारत का 107 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान ये बना है। तो सिमिलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे मेलानेस्टिक बाघ भी पाए जाते हैं, जिसमें ब्लैक धारियां पाई जाती हैं। मेलानेस्टिक बाघ वो बाघ है जिनमें ब्लैक धारियां पाई जाती हैं। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। अब मैं आपको भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा देता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जिस दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा-किसली मंडला में आता है। साउथ बेटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, भारत का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का नवीनतम अनुमान कितना लगाया है कि भारत की जीडीपी कितने रेट से बढ़ेगी। तो भारत की जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ने वाली है। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इस अनुमान को बताया है, 7.2% से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो ये सारी डेटा तैयार करता है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हेडक्वार्टर है, 189 मेंबर है। 1944 में इसकी स्थापना हुई है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना। और यहाँ पे अजय बांगा जो कि भारतीय है, इसके अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत इसके एमडी हैं और सीएफओ भी हैं, ध्यान में रखेंगे। और बात करें हम यहाँ पे, तो साथियों आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये क्लास की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। और आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक्स, ईयरली ई बुक्स, 6 महीने की ई बुक्स, सालाना ई बुक्स, और जो मैं क्लास ले रहा हूं टॉपिक वाइज किंग सीरीज की, वो यहीं पे मिलेगी। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो यहां पे जो मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूं उन सभी का यहां पे पीडीएफ आपको मिल जाता है। आप जाना यहां पे सेक्शन में, तो आप यहां पे देखोगे 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ, तो एक एक टॉपिक आपको यहां पे मिल जाएगी, पूरे सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज में जाओगे आप, तो टेस्ट सीरीज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, स्टैटिक जीके के 12 महीने का मंथली टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करना। और आप सभी प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे ना तो ये मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज है। और ये आपका अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, लगातार क्लासेस हो रही हैं पॉलिटी की, हिस्ट्री की, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री है, इसके साथ 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री है, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी फ्री है इसी के साथ, ठीक है। जाकर के चेकआउट करिएगा। ईयरली बुक्स भी हैं, करंट अफेयर्स की मंथली बुक्स भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, और प्रश्न नंबर 7 ये रहा, अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने किस रोग के लिए जाइकूबो यानी कॉपर हिस्टीरिनेट नाम की दवा को मंजूरी दी है। तो यूएस की फूड एंड ड्रग यहां पर अप्रूव किया है ड्रग, इसका नाम है कॉपर हिस्टीरिनेट और इसका नाम है जाइकूबो। तो कौन सी डिसीज को ठीक करेगा, तो ये मेनकस रोग को ठीक करेगा। बी सही उत्तर हो जाएगा, मेनकस रोग को ठीक कर। ये बच्चा आप देख पा रहे जो कि मेनकस रोग से पीड़ित है, तो इसके प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका की एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। तो ये दवा इंजेक्शन के माध्यम से बच्चे के अंदर डाली जाएगी और ये एक प्रकार की हेरिडिटरी डिसीज है। तो देखो नाम से स्पष्ट है, ये बॉडी में जो कॉपर है ना, हम जो भी खाना खाते हैं हमारे लिए कॉपर भी जरूरी है, आयरन भी जरूरी है, मैग्नीशियम भी जरूरी है। तो कॉपर को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाता, और जब हमारी बॉडी में कॉपर ठीक तरीके से बैलेंस मात्रा में नहीं होता है
तो हमारे शरीर में जो हमारा माइंड है, हमारी जो बोन है, हमारी स्किन है, हमारी जो हेयर है, इन सब के डेवलपमेंट में रुकावट आ जाती है और ये बच्चों में पाई जाती है, जीन में गड़बड़ी आ जाती है जिसे कहते हैं ATP 7A जीन। ठीक है, तो बच्चे के बाल, दिमाग, शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बच्चा का बाल पतला हो जाएगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, कई बार दौरे पड़ते हैं, झटके आते हैं और विकास जो होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस कंपनी ने पहली बार ISS से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस ला करके इतिहास रच दिया है? तो देखिए, स्पेसएक्स ने पहले भी इतिहास रचा है, वापस इतिहास रचा है। तो ये कंपनी है स्पेसएक्स, एलोन मस्क इसके मालिक हैं। तो एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने हिस्ट्री रची है और पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट को मेडिकल इमरजेंसी के कारण पृथ्वी पे वापस सिक्योरली वापस लाया है। तो इस नासा के जो अंतरिक्ष यात्री थे, जेना कार्डमैन, माइक पिंके जापान के अंतरिक्ष यात्री हैं, कीमिया युई रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, ओलेग प्लाटोनोव, इनको यहाँ पे वापस रिटर्न लाया है, इनको धरती पे सुरक्षित लाया है। तो नासा का पहला मेडिकल इवैक्यूएशन था स्पेसएक्स क्रू 11। ये ड्रैगन कैप्सूल ने सफलतापूर्वक मिशन यहाँ पे पूरा किया है। तो ये स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्षयान है जो कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट के पास सफलतापूर्वक यहाँ पे उतरा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट कर दिया है? तो बहुत दिनों से मारिया इस बात को कह रही थी कि वेनेजुएला में शांति लाने के लिए लगातार ट्रंप काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई दे रहे हैं और लगातार 20 सालों से संघर्ष भी कर रही थी। तो ये यहां पे किसको अवार्ड दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये इस प्रकार से इन्होंने वेनेजुएला के जो यहां पर व्यक्ति आप देख रहे हैं जिनको शांति पुरस्कार मिला था, इन्होंने गिफ्ट दे दिया है। और भाई साहब आपको तो पता है कि डोनाल्ड भैया कब से रो रहे थे कि हमको दे दो गिफ्ट, तो यहां पे गिफ्ट दिया है। एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इसके पीछे कारण भी पता चला कि शायद इनका कहना है कि वेनेजुएला का आप मुझे राष्ट्रपति बना दो। मचाडो बोल रही थी, ऐसा प्रस्ताव इनके पास आया, तो यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात को अभी स्वीकार नहीं किया है। देखते हैं शायद इनको राष्ट्रपति बना दें। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अभी अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। तो वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचाडो, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। व्हाइट हाउस में मुलाकात करी डोनाल्ड ट्रंप से और इन्होंने यहां पर प्रतीकात्मक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मेडल ट्रंप को भेंट किया है, गिफ्ट किया है। तो ट्रंप ने इस मेडल को अपने पास रख भी लिया है। सोशल मीडिया पर इन्होंने धन्यवाद भी कह दिया है। और पर नोबेल समिति कहती है, क्या एक सवाल उठता है जो आपको जानना जरूरी है, क्या किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार ट्रांसफर किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। नोबेल कमिटी कहती है कि आप नोबेल पुरस्कार को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार एक इंटरनेशनल संस्था है। नोबेल कमिटी एक संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। PCM लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। 1901 से पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किए गए हैं नोबेल पुरस्कार। और 1969 में ध्यान में रखिएगा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किए गए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, जिसकी मदद से आज हर जगह आप विस्फोट करते हैं। ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भी देख लेते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो को मिला, वेनेजुएला से है। लास्लो क्रास्नहोर कोई हंगरी से हैं, ठीक है, लिटरेचर में इनको मिला। सुसुमो कितागावा जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओमर यागी अमेरिका से हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को मिला, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रंको को मिला, जो कि अमेरिका से हैं। फ्रेड रैम्सडेल यूएसए से हैं, सिमोन साकागुची जापान से हैं। इन्होंने टी सेल्स की खोज करी है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को मिला, जोएल मॉकिर अमेरिका से, पीटर हॉबिट अमेरिका से, फिलिप एगियन यूके से। इन्होंने बताया था
कैसे आविष्कार, कैसे इनोवेशन देश की तरक्की में योगदान देता है, यह बात इन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न है, आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट परियोजना किसने शुरू करी है? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पे तो गाड़ियां स्पीड पे चलती हैं 80, 100, 120, लेकिन अचानक से अगर कोई गाय आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो आप वहां पे गाड़ी रोक नहीं सकते। जानवर की भी डेथ होगी, आपकी भी डेथ होगी, और आपके साथ दूसरे जो पीछे जा रहे हैं उनकी भी डेथ होगी। बहुत खतरनाक होता है ओवर स्पीडिंग करना और बीच में इस प्रकार से जानवर आ जाना। तो ये रियल टाइम अलर्ट आपको पता चलेगा। NHAI ने हाल ही में पायलट परियोजना स्टार्ट करी है जयपुर आगरा, जयपुर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लगाया गया है। आपको पहले से पता चलेगा, यहां पर इस प्रकार से जैसे कोई पशु आएगा तो फ्लैश होगा। तो यात्रियों को उच्च जोखिम वाले पशु क्षेत्र के लिए यहां पे फ्लैश SMS आएगा, वॉइस अलर्ट मिलेंगे कि यहां पे जानवर है तो आप इससे बचिए। तो सड़क पर अचानक आने वाले जो पशु होते हैं उससे दुर्घटना को रोकना है, ड्राइवर को समय से पहले ही चेतावनी देना इसका मकसद है। ठीक है। NHAI 1995 में स्थापित हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री नितिन गडकरी हैं। ठीक है। अब आपने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को तो पढ़ लिए हैं। अब बारी है दोस्तों RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 का डेली बेहतरीन रिवीजन करते हैं हम लोग, देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। लोकसभा में BBG राम विधेयक 2025 किसने पेश किया? तो भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो CIL का B साईराम को यहां पे CMD बनाया गया है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? ओस्मान डेम्बले को मिला है, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 104 स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे बेस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है एनवीडिया। क्या नाम है? एनवीडिया। क्या नाम है? एनवीडिया नाम है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है, हरियाणा को हरा के जीता है। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सबसे बेस्ट घरेलू एयरलाइन किसे पुरस्कार दिया गया है? तो एयर इंडिया को अवार्ड मिला है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी FDI की अनुमति है? तो 100% की FDI की अनुमति है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहां पे भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला है 2025 में भारत का सबसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। दोस्तों अब 16 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़े हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस शिखर पर चढ़ाई करी है? तो माउंट एकांगुआ पे चढ़ाई करी है, जो कि कहां पे? अर्जेंटीना में है। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े हम। राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन सी बनी है? तो पूर्ण जैविक पंचायत बनी है बामनवास कांकड़। नीति आयोग के चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान जो स्टार्ट किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड UBPL कंपनी ने कहां से तेल का भंडार खोजा है? तो अबू धाबी में तेल का भंडार खोजा है। INSB कॉन्डिन अपनी पहली यात्रा में किस बंदरगाह पे पहुंचा है? तो इसका नाम है सुल्तान काबूस बंदरगाह, मस्कट ओमान में है। इजराइल किस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों से अलग हो गया है? तो 7 एजेंसियों से बाहर हो गया है। ITBP के नए महानिदेशक कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। प्रवीण कुमार किस बल के हाल ही में महानिदेशक बने हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं। बी राइट आंसर होगा। फ्रेंडो मोबाइल एप्लीकेशन किस पंजाबी गायक ने लॉन्च किया है? तो काका ने लॉन्च किया है। बी राइट आंसर होगा। भारत का पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है।
दोस्तों अब ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न एसएससी 2021 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू करी गई? 1822 में लागू करी गई। महालवाड़ी जो है एक गांव के लिए शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें से गांव वालों से पूरा एक साथ टैक्स कलेक्शन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू करी गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई। रैयत शब्द किसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पे लागू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है व्यवस्था वो कब लागू किया था? 1793 में लागू किया था। ये बंगाल के क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक है, आपके लिए सवाल है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना ये पर्सनालिटी कौन है, किस लिए जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आप सभी को स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आज की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होती है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। और आप ई बुक्स में जाओगे तो मंथली बुक्स, ईयरली बुक्स, इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके की बुक्स और आपको यहां पे हर महीने की बुक्स भी मिल जाएगी। ठीक है, और सालाना ई बुक भी है। आप टेस्ट सीरीज में जाओ, डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाओ जहां पे रैंक पता चलती है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ, 12 महीने का मंथली टेस्ट लगाओ। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा तो वहां पे आपको कॉम्बो पैक्स मिलेगा जनवरी से लेकर दिसंबर का। 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है और हम यहाँ पे मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी भी आधी हो ही चुकी है। तो आप पुराने लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सुन सकते हैं। बहुत जल्दी आपका रिवीजन होगा बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट प्राइस के साथ, और इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज इसी बैच में, 12 महीने के मंथली टेस्ट करंट अफेयर्स के, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप जाना कहां पे? प्रीमियम कोर्सेस में, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। हिंदी मीडियम 2024-2025 की 12 महीने का मंथली पैकेज भी है, डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरली ई बुक्स है और मंथली बुक्स भी हैं आपके लिए। तो साथियों आप यहां से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट पास है जहां पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया, वहां पे जाकर के क्लिक करके आप 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ जो भी मैं किंग सीरीज की क्लास देता हूं वो सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके की बुक्स है, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये सारी ई बुक्स आपकी वहीं पे अवेलेबल है। ई बुक सेक्शन में, ई बुक सेक्शन में जाएंगे वहां पे लिखा होगा जीके जीएस और सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ई बुक, तो वहां से आप ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अगर आपको पसंद आया है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।